नमस्कार दोस्तों। अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की जो है स्टडी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। देखिए, गणतंत्र दिवस जिसको हम लोग जो है रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आखिर बचपन से आप लोग जो है गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं, लेकिन हम वादा के साथ कह सकते हैं कि आप लोगों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको अभी तक गणतंत्र दिवस का मतलब नहीं पता होगा, या कुछ लोगों को यह पता होगा कि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं कि इसी दिन जो है हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन जो गणतंत्र शब्द है या गणतांत्रिक शब्द है, या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं रिपब्लिक, तो रिपब्लिक जो शब्द है या गणतंत्र जो शब्द है, या कह सकते हैं गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था क्या होती है? तो देखिए, संविधान तो सभी देश में होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस देश का सर्वोच्च व्यक्ति, सर्वोच्च मतलब सर्वोच्च शासन करने वाले व्यक्ति जनता के द्वारा चुने जाएं। ये जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए ब्रिटेन का ना। ब्रिटेन में जो है महारानी या कह सकते हैं कि राजाओं का शासन व्यवस्था वहां पर चलता है, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री जो होता है जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। लेकिन वहां राजा या रानी की जो है कोई भी चुनावी प्रक्रिया नहीं होती है, एकदम पैतृक है। यानी उसका जो है अगला खानदान जो है जो आएगा वो जो है राजा रानी बनते रहेगा। ये पैतृक व्यवस्था वहां पर चलती है। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जैसे कि भारत, हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत की हम लोग बात करते हैं। तो भारत में क्या होता है कि हम लोग जो सर्वोच्च व्यक्ति है भारत का, जो इसको हम राष्ट्रपति कहते हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है भारत की जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो इस प्रकार से भारत एक गणतांत्रिक देश हुआ। गणतांत्रिक का मतलब यह हुआ कि किसी भी देश के राष्ट्र अध्यक्ष, जो सर्वोच्च राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, उनकी अगर चुनावी प्रक्रिया के द्वारा नियुक्ति होती है, तो वह देश जो है क्या कहलाएगा? गणतंत्रात्मक देश कहलाएगा, रिपब्लिकन जो है स्टेट कहलाएगा या कंट्री कहलाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हम जो है पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम बताए थे पिछले क्लास में कि आप लोगों को जो है घर्षण चैप्टर पढ़ा रहे थे, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन में जो है एकदम पीक लेवल पर हम लोग जा चुके थे, मैक्सिमम चीज हम लोग पढ़ चुके थे। एक पॉइंट बचा हुआ है जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, जो घर्षण का गुणांक होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम जो है आज न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे, जो न्यूटन के गति के नियम और फ्रिक्शन से संबंधित, घर्षण से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। देखिए, न्यूमेरिकल्स के अलावा जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको वो क्वेश्चन खुद ही बन जाएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। क्यों? जो चीज आपको हम पढ़ा दिए हैं वही में से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चन होता है सॉल्व करने का, जो मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है, हो सकता है कि आपको वो समझ में नहीं आए, क्योंकि उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है और साथ में फॉर्मूला को भी याद रखना पड़ता है। तो वो हम प्रैक्टिस करवाएंगे आज की क्लास में। अगर पीछे आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देखिए, तब जाकर ये क्लास आपको समझ में आएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इसका वीडियो का जो लिंक है वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए, तो वो भी हम लोग डाल देंगे ना। जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, और पिछले वीडियो का भी लिंक हम डाल देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अब लिंक का झंझट क्यों? आप लोग क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो अभी जीएस क्लासेस का चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा ना। आप सोए रहे चाहे कहीं पर रहिए, आपका फोन जो है आपको बता देगा, बोलकर बता देगा ना। क्योंकि क्या होता है कि नोटिफिकेशन कोई ट्यून सेट रहता है, वही ट्यून के माध्यम से आपको जो है पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशन आया है यूट्यूब का। हाँ, चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है घर्षण से संबंधित है, तो यहां पर हम लिख देते हैं घर्षण बल। ये मेरा जो टॉपिक था, कल भी हम लोग पढ़े थे। घर्षण जो है 4 प्रकार का घर्षण होता है, और घर्षण बल, कौन से घर्षण बल सबसे अधिक मजबूत होता है, कौन सबसे कमजोर घर्षण बल होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। अब आपको जो है समझ में आया होगा कि किस प्रकार से जो है घर्षण से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आज की क्लास खत्म होगी उसके पश्चात जो है आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आया होगा उस क्वेश्चन को आपको जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आपको जो है क्लियरेंस हो सके, क्लियरिटी हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घर्षण गुणांक। जो हमारा टॉपिक होगा घर्षण गुणांक।
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण गुणांक होता क्या है? तो घर्षण गुणांक को हम लोग जो है एक सिंबल से उसको हम डिनोट करते हैं। एक सिंबल, जैसे आप लोगों का कुछ नाम होगा सर्टिफिकेट में, लेकिन घर में आपका जो है निक नेम रखा जाता है, शॉर्ट में कोई नेम रखा जाता है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें कोई भी ऐसा भौतिक राशि आता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं कुछ छोटा सा सिंबल से उसको। जैसे हम लोग आप पढ़े थे पीछे कि पी, बताइए आप लोग पी किसको हम डिनोट किए थे? तो आपको हम संवेग जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर हम बताए थे संवेग को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो पी बराबर फॉर्मूला क्या होता था? तो पी बराबर होता था एम वी ना। चलिए अब हम देख लेते हैं घर्षण गुणांक को हम लोग कौन सा ऐसा सिंबल है। तो देखिए एक सिंबल है ग्रीक, ग्रीक भाषा में एक सिंबल लिखा जाता है जिसको हम लोग घर्षण गुणांक कहते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यू। इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं? म्यू कहते हैं, एम यू म्यू, या इसी को ऐसे लिख दीजिए म्यू। अब वो बिल्ली वाला म्यू म्यू नहीं, ये म्यू है, ऐसा सिंबल रहेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? म्यू कहेंगे। और म्यू जहां मिले समझ जाइए वो क्या है? घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक है। तो घर्षण गुणांक को हम लोग जो है किससे डिनोट करते हैं? तो म्यू से डिनोट करते हैं। अब घर्षण गुणांक जो होता है इसको हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? कुछ ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए ताकि हम लोग घर्षण गुणांक प्राप्त कर सके। तो देखिए होता क्या है कि किसी भी वस्तु के और सरफेस के बीच जो भी घर्षण बल लगता है उस घर्षण बल का जो वैल्यू होता है उस सरफेस के द्वारा किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल के समानुपाती होता है। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, चलिए हम फोटो बनाते हैं। एक ये फोटो हो गया, एक सरफेस हो गया, यहां पर कोई एक वस्तु रखा हुआ है। अब क्या हो रहा है? एक फोर्स नीचे की ओर लग रही है, एक फोर्स ऊपर की ओर लग रही है। जो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एम जी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि वस्तु का कुछ वजन होगा, उस वजन को हम लोग क्या कहते हैं? एम, मास ना। और जी जो हो रहा है वो गुरुत्वीय त्वरण है जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जा रहा है। तो एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। एफ बराबर एम ए। अगर ए के जगह पर जी रख देते हैं इसका मतलब ये है कि वहां पर जो है गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया इस वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है। किस बल से खींच रही है? एम जी बल से। एफ बराबर क्या होता है? एम ए, और ए को हटाकर हम क्या बैठा दिए? जी। तो एम जी फोर्स लग रहा है इस वस्तु पर नीचे की ओर, लेकिन इस सरफेस के द्वारा, ये जो सतह है इस सतह के द्वारा अब ये एम जी बल जो है कौन लगा रहा है? ये वस्तु लगा रहा है। किस पर? इस सरफेस पर लगा रहा है। लेकिन ये सरफेस जो है, जो सतह है इस सतह भी इस वस्तु के ऊपर जो है नीचे से फोर्स लगा रहा है। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं आर। क्या बोलेंगे? आर। ये आर जो होता है इसी को बोलते हैं अभिलंब बल। आर को क्या बोलेंगे? अभिलंब बल। अभिलंब बल। अभी होता क्या है? अभिलंब बल क्या होता है? अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। अभिलंब बल को क्या बोलेंगे? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल जो होता है वो अभिलंब बल हो गया, और वो सरफेस के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है, और वस्तु के द्वारा जो सरफेस पर लगाया जाता है उस बल को हम लोग क्या बोलेंगे? एम जी ना। और इधर की ओर इस दिशा में एक बल लगेगा जिसको बोलते हैं घर्षण बल। क्या कहेंगे? घर्षण बल। अगर ये वस्तु आगे की ओर चलना शुरू करता है, मान लीजिए इधर की ओर वस्तु अगर चलना शुरू करता है, तो उसके विपरीत दिशा में किसके द्वारा? इस सरफेस के द्वारा जो है इस वस्तु पर इस दिशा में एक और बल लगेगा जिसको हम लोग कौन सा बल कहेंगे? घर्षण बल कहेंगे। तो गौर करिएगा, इस आर में, आर किसको बोलते हैं? अभिलंब बल को बोलते हैं, और ये घर्षण बल को मान लेते हैं एफ। क्या मान लिए? एफ, घर्षण बल और ये अभिलंब बल और घर्षण बल में दोनों में संबंध होता है। और दोनों में संबंध क्या होता है कि जितना अभिलंब बल रहेगा उतना ही घर्षण बल रहेगा। यानी
जितना अभिलंब बल बढ़ेगा उतना ही घर्षण बल, क्योंकि आप जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि किसी भी क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। आप किसी को एक थप्पड़ देते हैं तो जितना चोट जिसको आप मारते हैं उसको लगता है, उतना ही चोट जो है आपको इस हाथ पर लगता है, क्योंकि न्यूटन का जो थर्ड नियम है वही कहता है कि जितना फोर्स इस पर लग रहा है उतना ही फोर्स उसके गाल पर लग रहा है। आपको हम बताए भी थे कि दोनों तरफ से फोर्स लगता है और इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये न्यूटन का गति का तीसरा नियम था। तो इस प्रकार से जितना जितना जो है वस्तु पर फोर्स लगेगा नीचे से सरफेस के द्वारा, उतना ही जो है घर्षण बल भी कार्य करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, यहां पर एक लाइन लिखिए, घर्षण बल अभिलंब बल के समानुपाती होता है। घर्षण बल अभिलंब बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। जितना घर्षण बल होगा उतना ही समानुपाती होगा किसका? तो ये अभिलंब बल का। और जैसे कम होगा तो वो भी कम होगा, अगर बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। दोनों में जो है पति पत्नी का रिश्ता है ना, दोनों में देखिएगा एकदम जो है पति पत्नी का रिश्ता है। जितना पत्नी पति को मानती है उतना ही पति पत्नी को मानती है। दोनों में जो है एक तरह से परस्पर संबंध है ना। अब हम देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से डिनोट करेंगे। तो इसको जो है हम फॉर्मूला के माध्यम से लिखेंगे, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। किसके आधार पर? तो इस कथन के आधार पर घर्षण बल अभिलंब बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। और ये सिंबल जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये समानुपाती का सिंबल है। इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब होता क्या है, गौर करिएगा, हमको चाहिए बराबर का सिंबल, हमको समानुपाती नहीं चाहिए। याद करिए जब हम न्यूटन के गति का दूसरा नियम पढ़ रहे थे वहां पर हम बताए थे आपको एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एफ जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसका? चेंज इन मोमेंटम, यानी संवेग में परिवर्तन की दर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वहां पर था। तो इसी प्रकार से इसको जब हम हटाएंगे, एफ को यहां पर हम हटा देते हैं, एफ बराबर किसको हटा रहे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल है इसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। तो एफ बराबर हो जाएगा म्यू, एफ बराबर म्यू आर, एफ बराबर म्यू आर। अब म्यू कहां से आया? तो म्यू जो है एक स्थिरांक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण गुणांक कहते हैं। इस घर्षण गुणांक को जो है आप लोग सही से याद रखिएगा। घर्षण गुणांक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो म्यू से। तो म्यू कहां से आ गया? तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो उसके जगह पर क्या आ जाएगा? एक नियतांक आ जाएगा। नियतांक, नियतांक मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू। ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, यानी इसका वैल्यू कुछ फिक्स रहेगा। इसका वैल्यू जो है फिक्स रहेगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं। इसलिए इसको म्यू को क्या बोलते हैं? नियतांक कहते हैं, या इसी को कहते हैं घर्षण गुणांक। अब हम क्या करेंगे, हमको म्यू चाहिए क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या? घर्षण गुणांक। तो म्यू का वैल्यू कैसे हम निकालेंगे? तो क्या करेंगे, आर को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा? म्यू बराबर एफ बट्टे आर, एफ बट्टे आर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो घर्षण गुणांक है, घर्षण गुणांक है वो क्या होता है? घर्षण बल, घर्षण बल और अभिलंब बल, घर्षण बल और अभिलंब बल को जो है जब हम एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, यानी घर्षण बल को अभिलंब बल से जब हम भाग देते हैं तो जो हमको भागफल प्राप्त होता है उसी भागफल को हम लोग क्या कहते हैं? तो घर्षण गुणांक कहते हैं। घर्षण गुणांक का वैल्यू जो होता है हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। याद रखिएगा इसका वैल्यू जो होगा हमेशा 0 से 1 के बीच होगा। हमेशा 0 से 1 के बीच हमेशा म्यू का वैल्यू देखने को मिलेगा, ना 0 से कम होगा ना ही 1 से ज्यादा होगा। इसके बीच में जो है हमेशा इसका वैल्यू जो है आपको देखने को मिलेगा ना।
तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि घर्षण गुणांक क्या होता है और घर्षण गुणांक को हम जो है किस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ग्रीक भाषा का सिंबल है, ये ग्रीक भाषा का जो है सिंबल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं। इसी म्यू को हम लोग जो है घर्षण गुणांक कहते हैं। और घर्षण गुणांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर ये एफ जो दिख रहा है, एफ क्या है, तो एफ जो है घर्षण बल है, घर्षण बल बट्टे अभिलंब बल। आर को क्या लिखेंगे, आर को लिखेंगे अभिलंब बल। तो अभिलंब बल जो है ऊपर की ओर लग रहा है सरफेस के द्वारा, यहाँ पर देखिए आर ना। तो इसको जो है पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे, क्योंकि बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया जाता है और इतनी आसान भाषा में बताई जाती है कि आपको जो है एक भी जो है कोई पॉइंट जो है आपको डाउट में ना रहे, इतना आसान तरीका से आप लोगों को बताया जाता है। अब क्या करिए, जिस प्रकार से हम इसको लिखे हैं उसी प्रकार से आप अपने कॉपी में इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब चलेगा सिलसिला क्वेश्चन का, क्योंकि चैप्टर हो गया है समाप्त ना। अब देखिए अगला क्लास जब हम लोग शुरू करेंगे तो हम चाहते हैं कि फिजिक्स ही कंटिन्यू करें। क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड एक ऐसा टॉपिक है, अगर तुरंत पढ़िएगा ना आपको तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। उस टॉपिक का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। हम चाहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ लेते हैं, फिर हम चलेंगे बायोलॉजी पर ना, क्योंकि हम आपसे वादा किए हैं कि जब तक दोनों सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और दोनों को हमको एक साथ ले चलना है, तब तक हम कोई दूसरा जो है सिलेबस स्टार्ट नहीं करेंगे, कोई दूसरा जो है टॉपिक स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। क्योंकि पहले हम लोग को फिजिक्स पढ़ना है कंप्लीटली, उसके बाद बायोलॉजी साथ में ही चलेगा दोनों, ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम थोड़ा सा हिस्ट्री की दुनिया में चलेंगे या पॉलिटी, जो भी आप लोग की इच्छा होगी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं आप क्या पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब सब कुछ हम पढ़ाएंगे ना। मैथ भी पढ़ा देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा वर्कलोड हो जाए, इसलिए हम लोग जो है कुछ लिमिटेड चीज़ पढ़ेंगे। जैसे हिस्ट्री पढ़ लेंगे, पॉलिटी पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक्स अगर बोलिएगा तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ा देंगे, और अभी तो जो है साइंस जो चल ही रहा है, क्योंकि पहला टारगेट हम लोगों का क्या है, पढ़ना है साइंस। क्योंकि रेलवे की वैकेंसी, क्योंकि देखिए अधिकांश बच्चा जो है ना रेलवे की प्रिपरेशन करता है, और रेलवे जो होती है वो एक ही बार में बहुत ज़्यादा वैकेंसी लेकर आती है और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी रहता है बच्चों को, इसलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए और अधिक से अधिक बच्चे का सिलेक्शन हो। इसलिए हम भी चाहते हैं कि वैसे ही एग्जाम की तैयारी करवाई जाए और फोकस करके, क्योंकि देखिए और भी एसएससी का भी एग्जाम होते रहता है, लेकिन उसकी वैकेंसी कम होती है, और उसमें साइंस का पोर्शन भी पूछा जाता है, लेकिन उतना नहीं रहता, बहुत कम वेटेज रहता है। आप मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन उसमें आता है, और रेलवे में जो है भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस से, इसलिए हम चाहते हैं कि जो है साइंस जो है पहले आप लोगों को पढ़ाया जाए। तो इसको आप लोग नोट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, और दोस्तों को भी बोल दीजिए, क्योंकि दोस्त का भी दोस्त होता है। हाँ, दोस्तों को भी बोलिए कि तुम भी अपने दोस्त में इसको क्या करना, शेयर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको अब जो है क्लीन कर लेते हैं। आप लोग जो है नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाद में आप नोट्स बना सकते हैं। और आज जो है एक एग्जाम का रिजल्ट आया है, खासकर बिहार के बच्चों के लिए। बिहार दरोगा का जो प्रीलिम्स हुआ था, और हम वीडियो बनाए भी थे, दरोगा के एग्जाम के ऊपर जो है हम लोग रिव्यू दिए थे, और आप लोग जो है जाकर उस रिव्यू को एक बार देखिएगा। उसमें जब हम प्रिडिक्शन किए थे कि कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है, तो हम उसमें क्लियरली आपको बोले थे कि 65 क्वेश्चंस क्वेश्चंस बोले थे, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 65 क्वेश्चंस जो है, जिसका निगेटिव को हटाकर अगर सही हो रहा है, 65 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, देखिए इंटू 2 करिए, 130 मार्क्स, कितना हो गया, 130 नंबर। 130 नंबर हम बोले थे, इससे अगर ज्यादा जिसका आ रहा है, यानी 65 क्वेश्चन से अधिक किसी का आ रहा है, वो आंख बंद कर जो है वो मेंस की प्रिपरेशन में लग जाए, ऐसा हम प्रिडिक्ट किए थे जब एग्जाम हुआ था। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट इतना ही आंसर, मतलब इतना ही जो है 130.6, 130 देखिए 0.6 मार्क्स जो है ज्यादा हुआ। हम जनरल का कट ऑफ उसमें हम बताए हुए हैं कि जिसका अगर 65 क्वेश्चन सही हो रहा है या उससे अधिक हो रहा है, आंख बंद करके जो है आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इससे कट ऑफ कम जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन का जो है लेवल देखकर पता लग जाता था कि कितने बच्चे आईपीआर हुए और कितनी वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग जो है बताए थे कि इतनी जो है आसपास जो है संभावना है कि इसका कट ऑफ जाने की।
और एग्जैक्ट वही हुआ जो हम बोले हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो जाकर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखकर पता चल जाए तो कमेंट में जाकर लिख के बोलिएगा कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं ना, क्योंकि उसका रिव्यू जो है हम अपने चैनल पर हम डाले हुए हैं वीडियो, 3 या 4 मिनट का वीडियो है, आप लोग जाके आराम से देख सकते हैं उसको ना। तो ये जो है कट ऑफ गया है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? जनरल का ना। आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिए, जनरल का इतना गया है तो 122 के आसपास जो है ओबीसी का है ना। ईबीसी का थोड़ा सा 2 नंबर कम है, तो इसी के आसपास सबका रहता है। लेकिन हम कंपेयर किससे करेंगे? तो जनरल्स ना, जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ होता है उसी से हम लोग कंपेयर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और आप लोग जो है अच्छी तरीके से फॉर्मूला को याद रखिए, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। लिख लीजिए कहीं पर। अब देखिए अभी जो इस चैप्टर हम लोग कौन कौन फॉर्मूला पढ़ेंगे? एफ बराबर एम ए पढ़े हैं। एक फॉर्मूला ये हो गया, साइड में लिख दे रहे हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन बनाएंगे और आप लोग को सॉल्व करने में समस्या होगी, इसलिए एफ बराबर एम ए पर है। उसके बाद जो हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े हैं, एफ बराबर एम इंटू वी माइनस यू बाय टी। ये कहां से आया था? तो ये आ रहा था न्यूटन के गति के दूसरा नियम से ना। अब एक फॉर्मूला अभी जस्ट हम पढ़े हैं, म्यू बराबर एफ बट्टा आर। म्यू बराबर एफ बट्टा आर। इस चैप्टर में यही 3 फॉर्मूला जो है आपको देखने को मिलेगा। इसी 3 फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा ना। अब देखिए जो इससे पीछे फॉर्मूला है, जैसे गति जब हम लोग पढ़ रहे थे, वेग पढ़ रहे थे, त्वरण पढ़ रहे थे, उसमें जो जो फॉर्मूला हम लिखाए हैं वो फॉर्मूला भी आपको याद होनी चाहिए। अगर ऐसा समझिए कि हाँ वो चैप्टर खत्म हो गया, अब उसकी फॉर्मूला की हमको जरूरत नहीं है, तो आपकी भूल है। वो कभी भी है जो है वो आपको देखने को मिलेगा आगे। जो जैसे जैसे आप बढ़िएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, आपको वो सब फॉर्मूला जो है फिर से आएगा ना, उसका यूज होगा। तो चलिए क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन या कैसा कैसा क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछा जाता है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं और एक एक करके जो है क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि 25 केजी द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या है? आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में द्रव्यमान दे दिया है, द्रव्यमान को हम बोलते हैं एम। एम की वैल्यू कितना है? 25 केजी है। और उसके बाद कहा जाता है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से गतिमान है। इसका मतलब त्वरण भी दे दिया है। त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। ए का मान कितना दिया है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। और कह रहा है कि वस्तु द्वारा लगाया गया बल कितना है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इतना आसान जो वैल्यू आप डालिएगा और आंसर पाइएगा। देखिए एफ बराबर क्या पढ़े हैं आप लोग? एम ए। एफ बराबर एम ए पढ़े हैं और इसमें एफ का मान नहीं दिया है, लेकिन 2 चीज का मान दे दिया है। किसका मान दिया है? एम। एम मतलब क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और ए मतलब क्या हो गया? एक्सीलरेशन यानी त्वरण हो गया। और आपको जो है बल निकालना है, तो सीधा सीधा आप फॉर्मूला लगाइए, एफ बराबर क्या? एम ए लगाइए। एफ आपको निकालना है, एम का मान जो है 25 है, ए का मान हो जाए 8 है, 25 8 है 200, 200 न्यूटन। क्योंकि आप जानते हैं बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन को हम लोग एन लिखते हैं, कैपिटल एन लिख दीजिएगा, इसका मतलब हो जाता है न्यूटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 200 न्यूटन। देखिए इतना आसान क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए और आपको क्वेश्चन दनादन बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 8 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है। कितना सेकंड कार्य करता है? 2 सेकंड कार्य करता है। तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो बताइए बल कितना लगा ना, बल कितना लगा, बल का परिमाण निकालना है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप लोगों को जो है आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें द्रव्यमान दे दिया 8 केजी। 8 केजी, एम का वैल्यू कितना है? 8 केजी है। और कितना समय दिया है? तो 2 सेकंड। टी बराबर कितना हो गया? 2 सेकंड हो गया। अब कह रहा है इसका वेग में परिवर्तन हो रहा है,
4 मीटर पर सेकेंड से 9 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। इसका मतलब जो है प्रारंभिक वेग भी दे दिया है और अंतिम वेग भी दे दिया है। तो u का मान भी दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड और v का मान दिया है 9 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है बल क्या लगा, उसका परिमाण बताइए, कितना बल उस पर कार्य किया। तो हमको क्या निकालना है, f का मान निकालना है। तो निकालिए, कैसे निकालिएगा, कुछ नहीं है, सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर पाएंगे ना, कुछ नहीं है इसमें। देखिए आपको क्या पता है, तो m पता है, m यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में है m, तो m पता है। उसके बाद समय, समय भी यहाँ पर देखिए t का रिक्वायरमेंट है। तो जैसा जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। u का मान देखिए, u का मान यहाँ पर डालना है, v का मान यहाँ पर डालना है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लिखिए f बराबर, फॉर्मूला वहां है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, सीधा हम वैल्यू वहां पर रखते हैं। 8 इंटू v माइनस यू, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 बट्टे t का मान कितना है 2 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पर, 8 इंटू 5/2, 2 4 जा 8, 20 न्यूटन आंसर। तो इसका आंसर कितना हो गया 20 न्यूटन। यानी कोई वस्तु था जिसका द्रव्यमान कितना था 8 केजी था। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए सही से, कोई वस्तु था ना, कोई वस्तु है और मान लीजिए क्या होता है, वस्तु छोड़िए, मान लीजिए कोई पत्थर है पड़ा हुआ, किस पर, रोड पर पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, पत्थर गोलाकार है, जैसे फुटबॉल होता है ना वैसा ही है, मान लीजिए फुटबॉल ही है, छोड़िए गोलाकार, छोड़िए फुटबॉल ही है। उसको क्या किया, कोई धक्का दे दिया, बड़ा सा फुटबॉल है ऐसे करके, उसको कोई धक्का दे दिया, धक्का दे दिया तो उसका जो वेलोसिटी है, उसका जो वेग है कितना है 4 मीटर पर सेकेंड है, उसका वेग 4 मीटर पर सेकेंड है। 2 सेकेंड तक, 2 सेकेंड तक जो है उस पर बल लगाया गया, एक बार फिर मारा, फिर जाके एक बार और मार दिया, तो उसका वेग में परिवर्तन हो गया, परिवर्तन होकर क्या हो गया 9 मीटर पर सेकेंड हो गया, 9 मीटर पर सेकेंड जो है उसका वेलोसिटी बढ़ के हो गया। अब हम बात करेंगे कि फोर्स हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो फोर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, और यहां से हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन का बल जो है उस वस्तु पर लगाया गया ना। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब इसको नोट करिए, हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग अगर सही से अभी ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर आगे जाकर प्रॉब्लम होने वाली है आप लोगों को, इसलिए फॉर्मूला को याद रखिएगा ना। फॉर्मूला बहुत जरूरी है, जिस प्रकार से ससुराल में साली का होना बहुत जरूरी है, ससुराल में साली का होना जिस प्रकार से जरूरी है, उसी प्रकार से फिजिक्स में फॉर्मूला का याद होना जरूरी है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है इसका मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ससुराल में साली नहीं रहती है तो थोड़ा बहुत काम चल भी जाता है, लेकिन इसमें काम चलने वाला नहीं है। अब आप लोग के दिमाग में आता होगा कि साली कहां से आ गई बीच में। तो साली इसलिए बीच में आ गई क्योंकि जिस ससुराल में साली होती है ना, उसमें जीजा जी का जो खातिरदारी जो है बहुत अच्छी तरीके से, कभी झाड़ू से, कभी बेलन से ना, तो किसी भी तरीके से जो है वो खातिरदारी जीजा जी की करती रहती है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए कह रहा है कि क्वेश्चन, एक वस्तु है जिसका वजन, जिसका द्रव्यमान 5 केजी है, उस पर जो है कोई बल जो है कार्य करता है और घर्षण गुणांक 0.2 है। घर्षण गुणांक क्या है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और लिखते जाइए कि आखिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, एम दिया हुआ, एम कितना बोल रहा है 5 केजी, एम 5 केजी है। घर्षण गुणांक को हम लोग म्यू बोलते हैं, म्यू का मान 0.2। अब देखिए घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक का कोई भी जो है इसका यूनिट नहीं होता है। यूनिट क्यों नहीं होता है, तो देखिए घर्षण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है F/R। ये भी बल है और ये भी बल है, ऊपर भी न्यूटन नीचे भी न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कट जाएगा, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। म्यू मतलब घर्षण गुणांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो वस्तु पर कार्य करने वाले घर्षण बल का मान क्या है। तो हमको क्या निकालना है, एफ का वैल्यू निकालना है।
कैसे निकालेंगे एफ का वैल्यू? आप लोग गौर करिए कि किस प्रकार से हम लोग एफ का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। एम का मान दे दिया है 5 केजी, म्यू का मान 0.2 दे दिया है ना। अब हमको पूछ रहा है कि घर्षण बल का मान ज्ञात करिए ना। तो किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, तो आपके सामने ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है। ये फॉर्मूला म्यू बराबर क्या होता है, एफ बाय आर। म्यू बराबर क्या हो गया, एफ बाय आर हो गया। अब देखिए अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हैं म्यू बराबर एफ बाय आर लगाते हैं, तो इससे क्या निकल के आएगा, म्यू का मान आपको दिया हुआ है और एम का मान दे दिया है। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 5 केजी की वस्तु जिस पर कुछ बल कार्य करता है और उसका जो है घर्षण गुणांक जो है 0.2 है, तो घर्षण बल का जो है आप लोग मान बताइए। अच्छा, इसमें अधूरा क्वेश्चन हम पढ़ दिए, क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा है इसमें लिखा हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, यदि आरोपित बल 10 न्यूटन हो, और ऑप्शन नंबर बी कहता है यदि आरोपित बल 12 न्यूटन है। वस्तु पर कार्य करने वाले घर्षण बल का मान क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, यदि आरोपित बल 10 न्यूटन हो, यदि आरोपित बल 12 न्यूटन है। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा जो है ना उल्टा पुल्टा दे दिया है। चलिए कोई बात नहीं, कैसा भी हो हम लोग बना तो लेंगे ही लेंगे ना। 5 केजी की वस्तु, 5 केजी की वस्तु। अच्छा थोड़ा सा इसमें जो है, इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाना भूल गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, आप लोग को हम बताए हुए थे कि कोई सतह से अगर कोई वस्तु जो है गिरना स्टार्ट करे या गिरने को है, तो वहां पर जो फ्रिक्शन कार्य करता है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का, जिसको हम लोग एफ लिमिट कहते हैं। एफ लिमिट कहते हैं। एफ लिमिट बराबर होता है म्यू एम जी। एफ लिमिट बराबर क्या होता है, म्यू एम जी होता है। और यही फॉर्मूला जो है यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला नहीं लगकर ये फॉर्मूला यूज होगा। क्यों, क्योंकि वहां लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कहा गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने के लिए म्यू एम जी ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को लिख लीजिए। ये चारों फॉर्मूला जो है आपको इस चैप्टर में काम आने वाली है। किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना हो तो ये चारों फॉर्मूला आपको साथ देगी हमेशा ना। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। एफ लिमिट, एफ लिमिट बराबर हो गया म्यू एम जी। म्यू का मान 0.2, एम का मान 5 केजी और जी का मान, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण। अगर जी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, वैसे जी का मान होता क्या है, जी का मान आप लोग पढ़े होंगे, जी बराबर होता है 9.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है जी का मान। लेकिन अगर क्वेश्चन में जी का मान इतना नहीं दिया है तो आपको मानना है 10। देखिए लगभग जो है 10 के बराबर है 9.8, उसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या कह देते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह देते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे जी का मान कितना, 10। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे, ये गया 5 टू जा 10 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर 1 जो बोल रहा था 10 न्यूटन वही सही है और इसका आंसर कितना हो गया, 10 न्यूटन हो गया। तो 3 क्वेश्चन आप लोगों को हम बताए हैं और तीनों जो है अलग अलग फॉर्मूला पर था। आपको हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो चैप्टर आप पढ़ते हैं उस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स पूछा जा सकता है और कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है आपको हम अभी दिखाए हैं और इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा वैरायटी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यही 3 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन और हम बना सकते हैं इस फॉर्मूला पर, क्योंकि ये तीनों पर तो हो गया। एक क्वेश्चन हम इस फॉर्मूला पर हम बना सकते हैं कि अगर आपसे दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा कि कोई वस्तु किसी सतह पर चल रही है और उसका जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स 10 न्यूटन है और घर्षण बल 20 न्यूटन है,
20 तो नहीं हो जाएगा, फिर तो 2 हो जाएगा, लेकिन उससे कम होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन हम बना के आपको दिखाते हैं, इसको आप नोट करिए। एक क्वेश्चन हम बनाते हैं इस फॉर्मूला के लिए। चलिए, कहेगा कोई वस्तु, अब हम भाषा नहीं लिखाएंगे आपको, सिर्फ हम सिंबल देके हम आपको बताएंगे। मान लीजिए एफ का मान, एफ का मान 10 न्यूटन है। एफ का मान कितना है? 10 न्यूटन। और आर का मान 100 न्यूटन है। तो म्यू का मान निकालिए, म्यू का मान निकालना है और यही फॉर्मूला लगा देना है, यहां से निकल जाएगा। तो म्यू बराबर 10/100। देखिए एफ बाय आर, एफ क्या है? एफ क्या है? एफ है घर्षण बल और आर क्या है? अभिलंब बल। जो नॉर्मल फोर्स होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? आर बोलते थे। तो जब इसको हम लोग कट करेंगे तो कितना होगा? 0.1। और 0.1 जो होगा यही आंसर हो जाएगा। और 0.1 के साथ कोई भी संकेत नहीं आएगा, कोई भी यूनिट नहीं आएगा, क्योंकि हम बताए थे आपको कि जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है वो यूनिट लेस है, इसका कोई भी जो है यूनिट नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आज ज्यादा टॉपिक था नहीं पढ़ने को, और आपको हम बोले थे अगले क्लास में हम जो है इसको डिस्कशन कराएंगे। हम चाहते तो पिछले क्लास में भी करवा सकते थे, लेकिन 1 घंटा की जगह वीडियो जो है आधा घंटा और भी इंक्रीज हो सकता था, इसलिए हम चाहते थे कि वीडियो लंबा नहीं हो, क्लास छोटी रहती है तो आपको पढ़ने में अच्छा लगता है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको आज जो पढ़ाया गया है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। आगे हम लोग अगले क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जो है पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। अब इससे भी बहुत ही अच्छा, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर हम जो ले जाएंगे आपको, क्योंकि इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग कह सकते हैं कि चैप्टर जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है ना। जो अभी चैप्टर पढ़े हैं 2-3 चैप्टर, उस सबसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, 1-2 क्वेश्चन कहीं देखने को मिल गया। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, और अभी जैसे हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ेंगे, ये सब चैप्टर जो है ना बहुत ही मेजर चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, और इस सब से जो है क्वेश्चन आपको अधिक देखने को मिलता है। इसलिए ध्यान से, सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। आप लोग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िए और कंटिन्यूटी रखिए अपने पढ़ाई में ना। तो एक बार फिर से आप लोग को जो है गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से रिपब्लिक डे मनाइए और अपने आसपास के लोगों से मिलजुल कर रहिए, और अपने आप को एक ऐसा बेहतरीन इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।